हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अलाइन सैयस एकेडमी। मैं आकांक्षा काला आप सबका स्वागत करती हूं और आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं संविधान दिवस की। और जैसा कि आप सब जानते हैं 26 नवंबर को हर साल संविधान दिवस मनाया जाता है और इसी मौके पर आज मेरे साथ हैं हिमांशु सर, जो कि संविधान के बारे में कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट बिंदुओं पर यहाँ पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हिमांशु सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि संविधान दिवस मनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, इस दिन का 26 नवंबर का इम्पोर्टेंस क्या है? थैंक यू सो मच आकांक्षा, एंड आपको भी संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। संविधान दिवस आज के दिन हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारत की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने संविधान को अडॉप्ट किया था। और ये जो संविधान है 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था भारत में। ये जो जर्नी है ये स्टार्ट होती है 9 दिसंबर 1946 से, और भारत के संविधान को बनने में लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिनों का समय लगता है। 2015 से हम हर वर्ष जो है 26 नवंबर को संविधान दिवस सेलिब्रेट करते हैं। जैसे कि सर ने बताया कि क्योंकि आपका 2015 से हर साल इसे सेलिब्रेट किया जाता है और 26 नवंबर के दिन आपका इसको अडॉप्ट किया गया था। अब दूसरा इम्पॉर्टेंट सवाल मेरा आपसे ये होगा सर कि एक संविधान की एक नागरिक के या फिर एक देश के लिए संविधान की क्या ज़रूरत है, क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए इतना बड़ा आपका एक इम्पोर्टेंस रखता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आकांक्षा। संविधान हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। इनफैक्ट मेरा पर्सनली मानना है कि हमारे रिलीजियस जो ग्रंथ हैं शायद उनसे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर कुछ है तो वो भारत का संविधान है। एंड अनफॉर्चुनेटली हमारे जो नागरिक हैं, भारत के जो नागरिक हैं, बहुत कम ऐसे नागरिक हैं जिन्होंने संविधान को पढ़ा है, उसे समझा है। संविधान हमारे लिए इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि भारत का जो संविधान है वो भारत की डाइवर्सिटी को अडॉप्ट करता है। वो भारत के कल्चर का एक रिफ्लेक्शन है। भारत में अलग अलग जो रिलीजन हैं उनका एक रिफ्लेक्शन है। और इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बाद भी भारत के लोग एक दूसरे से जो कनेक्टेड हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आज अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो सॉल्व किए जा सकते हैं अगर हम संविधान का पालन करते हैं तो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर हम देखें तो हमारे देश में रिलीजियस डाइवर्सिफिकेशन हमारा सबसे बड़ा एसेट रहा है, लेकिन कुछ वर्षों में यही हमारी सबसे बड़ी एक लाइबिलिटी भी बन चुका है। अगर हम धर्म के आधार पर भेद करना छोड़ दें, जो कि हमारा संविधान बात करता है, हमारा संविधान का आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 ये बात करता है कि हम धर्म के आधार पर किसी तरह का भेद नहीं करेंगे। तो अगर हम अपने संविधान को पढ़ते हैं, उसे समझते हैं और उसे लागू करते हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारे बीच में भेद हैं उन्हें हम दूर कर सकते हैं। तो पहली इंपॉर्टेंस तो संविधान की ये हो गई। दूसरी संविधान की इंपॉर्टेंस स्टेट के लिए है, यानी राज्य के लिए है। राज्य जब कानून बनाता है तो कानून बनाते हुए राज्य ये देखता है कि वो संविधान का पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है वो भारत का प्रेम्बल यानी प्रस्तावना, और भारत में नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी वो रोल प्ले करते हैं। राज्य जब नीति बनाता है, यानी संसद जब नीति बनाता है या फिर राज्य विधानसभा जब नीति बनाती है तो वो डीपीएसपीस को ध्यान में रखते हुए नीति बनाती है। फॉर एग्जांपल, जैसे हम आर्टिकल 44 की बात करें, आर्टिकल 45 की बात करें, आर्टिकल 45 जो एजुकेशन से संबंधित है, और उसी के आधार पर हम देखते हैं कि 86वां संविधान संशोधन आता है 2002 में और एजुकेशन को एक इम्पॉर्टेंस दी जाती है। ऐसे ही आर्टिकल 44 जो कि समान सिविल संहिता के बारे में बात करता है, जो कि 2 से 3 सालों में प्रस्तावित है कि सरकार उसको लागू करेगी। अनुच्छेद अगर 50 की बात करें जो कि डीपीएसपी से संबंधित है, उसमें कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करने के बारे में बात हो रही है। तो संविधान एक रास्ता देता है हमारे लॉ मेकर्स को, जिस रास्ते पे लॉ मेकर्स को चलना है, और ये रास्ता देता है नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों के बारे में जागरूक करता है। और इसी के साथ अनुच्छेद 51A ये बात करता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, मौलिक कर्तव्यों के बारे में। हमें हमारे कर्तव्यों के बारे में बताता है कि किस तरीके से हमें अपने नेशनल फ्लैग का रिस्पेक्ट करना है, हमें साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ाना है। तो हमारे जीवन के हर क्षेत्र में संविधान है। बस बात इतनी है कि हमें संविधान को पढ़ना है, समझना है और उसे अपने जीवन में लागू करना है, सो दैट वी कैन मेक आवर कंट्री अ बेटर कंट्री, वी कैन मेक आवर नेशन अ बेटर नेशन। हम अपने देश को एक बड़ा देश बना सकें, एक महान देश बना सकें, और नागरिक होने के नाते हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने देश का जो संविधान है उसका रिस्पेक्ट करें और उसका पालन करें।
बिल्कुल, जैसे कि सर ने बताया कि अगर एक नागरिक के पास आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, तो वहीं संविधान में उसके लिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी प्रोवाइड करी गई हैं, जहाँ वो अपने कर्तव्यों और अपने अधिकारों का समान तरीके से उन पे करेगा। दूसरा क्वेश्चन या तीसरा क्वेश्चन सर मेरा ये होगा आपसे कि जब संविधान लागू हुआ था, तब के भारत में और आज जब हम बात कर रहे हैं अब के भारत में 2021 में बहुत फ़र्क आ चुका है। तो संविधान आपका उस समय और इस समय क्या चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं संविधान में? देखिए, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर कल्चर एंड आवर रिलीजन, इट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। और सोसाइटी जो है वो डायनामिक कॉन्सेप्ट होता है, कल्चर एक डायनामिक कॉन्सेप्ट होता है जो कि समय के साथ बदलता रहता है। जो कल्चर 1950 में था या 1949 में था या 1971 में था, वो कल्चर आज काफ़ी हद तक बदल चुका है। और क्योंकि हमारा जो संविधान है वो भी डायनामिक इन नेचर है, तो जिस तरीके से हमारा समाज बदलेगा उसी तरीके से हमारे संविधान में भी कुछ बदलावों की अपेक्षा की जाती है। जैसे अगर हम बात करें, जब हमारा संविधान बनाया गया था तो उसमें हमें समाजवाद शब्द देखने को नहीं मिलता, उसमें हमें सेक्युलरिज्म देखने को नहीं मिलता, उसमें हमें इंटीग्रिटी देखने को नहीं मिलता, और जिसे बाद में संविधान संशोधन के द्वारा ऐड किया जाता है। क्योंकि उस वक्त की डिमांड थी कि हमारा देश एक समाजवादी देश बने, उस वक्त की डिमांड थी कि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश बने, राइट। तो वक्त के साथ इसलिए संविधान को बदला जाता है। अब हम अगर रीसेंट डेवलपमेंट्स की बात करें, जैसे अभी हमारे संविधान में टोटल 105 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हो चुके हैं, राइट। और उसके लिए भी हमारे संविधान में एक आपको आर्टिकल देखने को मिलता है, आर्टिकल 368, जिसके ज़रिए हम संविधान में वक्त वक्त पर अलग अलग तरह के बदलाव करते हैं। जैसे हमने जीएसटी देखा, तो 1949 या 1950s में जीएसटी की रिक्वायरमेंट नहीं थी, वो कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो जैसे ही वो कॉन्सेप्ट आता है और हमारे देश की आर्थिक जो परिस्थितियां हैं, जो ज़रूरतें हैं, उनको वो मैच करता है, तो हमने उसको भारत के संविधान में ऐड किया। जैसे अभी हमने ईडब्ल्यूएस का कॉन्सेप्ट देखा, आर्थिक पिछड़ा वर्ग का कॉन्सेप्ट देखा, तो उसको संविधान संशोधन के द्वारा हमने इसमें ऐड किया है। तो बहुत सारे संविधान संशोधन ऐसे हैं जो कि समय के अनुसार, समाज के अनुसार और कल्चर के अनुसार बदले हैं। मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगा 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का, जिसके द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को एक संवैधानिक दर्जा दिया गया, और जो हमारा 2 टियर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था उसको 3 टियर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में चेंज किया गया। और जहां पर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है उसे धरातल पे लेके आया गया। यानी अगर हम देखें तो सबसे छोटी इकाई, जो सबसे छोटी यूनिट प्रशासन की है, दैट इज़ ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत में आप देखेंगे कि महिलाओं को न्यूनतम 33% का आरक्षण दिया गया है, जो अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो 50% है। इससे क्या हुआ? इससे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो प्रशासन है, वो गांव के धरातल तक पहुंचा, और न सिर्फ धरातल तक पहुंचा बल्कि उसमें महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन हुआ। इससे जो हम विमेन एम्पावरमेंट की जो आइडिया है उसको हम और ज़्यादा पावरफुल करते हैं। ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये हमारे संविधान में संशोधन के वजह से पॉसिबल हो पाया है। ऐसे ही हम 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की अगर बात करें तो वहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरीके से एजुकेशन को, एलिमेंट्री एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया अंडर आर्टिकल 21A। इसे आपका एक मौलिक कर्तव्य बना दिया गया अंडर आर्टिकल 51A, जो कि आपकी 11th जो आपकी ड्यूटी डिक्लेयर की गई है। तब में और अब में, और शायद आज के बाद हो सकता है 2050 तक जब हम जाएंगे तो हमारा संविधान पूरे तरीके से बदल चुका होगा। बिकॉज एज आई सेड, कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। जिस तरीके से समाज 2050 में बदल जाएगा, उसी तरीके से आपका संविधान भी 2050 तक बदल जाएगा। बहुत ही इलेबरेट करा सर ने, जिस तरीके से आप क्या आपके चेंजेस आपके आए हैं उस टाइम के संविधान में और आज के संविधान में। अब सर मेरा एक आखिरी सवाल, और शायद थोड़ा सा हट के सवाल होगा, और मैं चाहती हूँ कि इसके बारे में आप लोगों को बताएं। जैसे कि हम जानते हैं कि जब संविधान बनने का डिसीजन हुआ था तो आपकी एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी, जिसके चेयरमैन आपके डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। वहीं हमें दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी देखने को भी मिलती हैं, जो कि संविधान सभा का पार्ट नहीं, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसका पार्ट नहीं थे, जो थे आपके महात्मा गांधी। अब हालांकि वो पार्ट नहीं थे, बट संविधान बनने में उनका भी, आपका कई तरीके से उनकी भी छाया आपको देखने को मिलती है। और गांधी और अंबेडकर की जो पर्सनैलिटीज़ हैं, इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। तो सर मैं चाहूँगी कि आप गांधी का संविधान और अंबेडकर के संविधान का किस तरीके से हम देख सकते हैं, आप एक ये बता दें तो। देखिए, दोनों बहुत ही बड़ी पर्सनैलिटीज़ थी। गांधी का जो इम्पैक्ट देश की आज़ादी और देश के कल्चर और देश की सोसाइटी में रहा है, उतना ही
प्रभाव आपको अंबेडकर जी का भी देखने को मिलता है। दोनों की आइडियोलॉजीज़ में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन एक बात है जो कि दोनों को एक करती है और वो है एक दूसरे के प्रति सम्मान और देश की सेवा। गांधी के जब हम रिफ्लेक्शन के बारे में बात करते हैं तो हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन कहीं ना कहीं गांधीयन फिलॉसफी को सपोर्ट करता हुआ आपको दिखाई देता है। जैसे अगर हम बात करें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की, डीपीएसपी की, जिसके बारे में मैंने पहले भी बात करी, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है, जहां पर लिबरल आइडियोलॉजीज़, सोशल आइडियोलॉजीज़ जो कि सोशलिज्म को सपोर्ट करती हैं, और गांधीयन आइडियोलॉजी को वो प्रमोट करते हुए दिखाई देते हैं। जब हम पंचायत की बात करते हैं, जब हम गाँवों की बात करते हैं, जब हम गाय की बात करते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स की बात करते हैं, एमएसएमईज़ की बात करते हैं, तो वो जो पूरा स्ट्रक्चर है, वो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर गांधीयन आइडियोलॉजी पे डिपेंड करता है। जब हम सेल्फ रिलायंट के ऊपर बात करते हैं, आत्मनिर्भर भारत के बारे में बात करते हैं, एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, तो वो भी हमारा कहीं ना कहीं गांधीयन आइडियोलॉजी को ही रिफ्लेक्ट करता हुआ दिखाई देता है। अगर हम अंबेडकर जी के बारे में बात करें तो अंबेडकर जी क्योंकि खुद एक पिछड़ा वर्ग से आते थे, तो उनका काफ़ी ज़्यादा ये मानना था, उनका ये विचार था कि देश का जो विकास है वो तभी हो पाएगा जब पिछड़ा वर्ग का विकास होगा, एंड दैट इज़ द रीज़न ही वॉज इन सपोर्ट ऑफ रिजर्वेशन। बल्कि अगर हम आज़ादी से पहले की भी बात करें तो गांधी और अंबेडकर के बीच में एक पूना समझौता भी हुआ था, राइट, जो कि कम्युनल अवार्ड के जो एक मुद्दा था उसके ऊपर दोनों की जो बहस होती है उसका रिजल्ट एक पूना समझौता आता है। रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट जो है वहाँ से निकल के आता है। तो पिछड़ा वर्ग जो कि आर्थिक रूप से पिछड़ा है, सामाजिक रूप से पिछड़ा है, उसको बढ़ाने के लिए जो प्रावधान है वो अंबेडकर जी के द्वारा दिए गए हैं। इसके अलावा अंबेडकर जी ने लिबरल आइडियोलॉजीज़ को काफ़ी प्रमोट किया है, सेक्युलरिज्म को काफ़ी प्रमोट किया है। तो दोनों का कंट्रीब्यूशन भारत के संविधान में इट इज़ अनमैचेबल, जो कि कोई मैच नहीं कर सकता। द ओनली थिंग इज़ कि हम दोनों से सीख कर किस तरीके से देश को आगे बढ़ा सकते हैं। दे वर डिफरेंट बट दे हैड कॉमन ऑब्जेक्टिव्स। थैंक यू सो मच सर। बीइंग अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट, ये क्यूरियोसिटी वाला क्वेश्चन था जो कि काफ़ी हद तक सही भी है और है। तो ऑन दिस नोट आई वुड लाइक टू टेक योर लीव एंड थैंक यू सो मच सर फॉर दिस वेरी फ्रूटफुल डिस्कशन एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।